जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के बीच गोदान का पार्ट 9 आया है। और जैसे कि हमने प्रीवियस की क्लासेस में इसमें कराए, और ये पैरेलल समानांतर स्टोरी है उपन्यास की, आप देखिए, जिसमें ग्रामीण कथा के साथ साथ आप समानांतर देखते हैं, शहरी कथा भी चलती है। तो शहरी कथा में हमने पिछले वाली वीडियो में आपने देखा था तो काफ़ी कुछ प्रारंभ हो गया था, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से आप देखते हैं कि जो राय साहब हैं जो कि जमींदार हैं, और स्थितियाँ आप वहाँ पे देख रहे हैं कि उनके यहाँ मेहमान वगैरह आ रहे हैं और मुखिया, ये सब आदर सत्कार हो रहा है। और काफ़ी कुछ महानुभाव जितने थे आपने देखा था कि जैसे दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक कौन थे, ओंकार नाथ आके उतरे, है ना। उन्हीं के साथ आपने देखा था कि और लोगों के बारे में बताए कि ओंकार नाथ के साथ साथ और भी महानुभाव, कुल 3 महानुभाव उतरे थे। और ये क्रमशः सारी चीज़ों को हम लोगों ने कर लिया था। फिर ये देखा कि सभी लोग बैठ के आपस में क्या होता था कि 3 लोग थे, आपने देखना, नेम बहुत ज़रूरी था देखना। जैसे मिस्टर मेहता जो थे, ये मेहता यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के एक तरीके से अध्यापक थे, तो इनके बारे में भी जानना ज़रूरी था कि ये थे। और सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं, और शगुन के उत्सव में वो भी निमंत्रित है। कुल मिला के आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं श्याम बिहारी तनखा एक हैं, जिनको हम कहेंगे कि श्याम बिहारी तनखा को अगर देखें तो बैंकों से कर्ज लेने वाले में या वकालत करने से कहीं ज़्यादा वो कमाई करने वाले थे। इसके अलावा आपने देखा मिस्टर मेहता यूनिवर्सिटी के हो गए और दर्शन शास्त्र के अध्यापक हो गए। अब कुल 3 मित्र ये हो गए जो आए हैं, यानी तनखा साहब हो गए, बिजली के संपादक हो गए, ओंकार नाथ जी हो गए, मिस्टर मेहता हो गए। अब इन लोगों में अच्छा खासा विवाद चल गया, और प्लस साथ में आप देखो कि जिनके यहाँ आए हैं, जिनके यहाँ ये आए हैं, वो ऑलरेडी आप तरीके से देखिए उनको, तो वो राय साहब खुद ही हैं। ये सब तो हो रहा था जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये सब काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। और इसमें अच्छा खासा विवाद ये चल रहा था कि वो अपनी तरीके से बता रहे थे, और ओंकार नाथ जी अपनी तरीके से बातों को कह रहे थे, मिस्टर मेहता अपनी बात कर रहे थे क्योंकि वो दर्शन शास्त्र के थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब एक दूसरे की कोई भी बड़ाई कर रहा है या कुछ, तो कहीं ना कहीं 3 लोग जब बहुत दिमागदार लोग बैठे होते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आती हैं कि सामने वाले को ऐसा नहीं कि चोट लगे, ऐसा कुछ। तो एक दूसरे पे ये लोग रस्साकसी कर रहे थे और सभी बता रहे थे। राय साहब भी असमंजस में पड़े थे। राय साहब को भी मिस्टर मेहता वगैरह नहीं छोड़ रहे थे कि जमींदारी होके, जमींदारी में आप ये कहते कि आपको दर्द सताता है, लेकिन जब भी देखो कि सताने की बात तो करते हो, लेकिन हास्यास्पद और लालचपद, ये निर्लज्जता भरी ये चीज़ें लगती है कि जो आप कहते हो वो आप सुनते नहीं हो। मतलब कि जब आप जनता से पैसे मार मार के उगलवाते हो, तब तो आपको जो कह रहे हो वो शोभा नहीं, मतलब ये चीज़ एक तरीके से जो आप कहते हो वो करते नहीं हो। और उनकी इन बातों पे आप देखते हैं कि जैसे राय साहब ये कहें तो संपादक जी भी हो लिए जिनके साथ होना था, और मिस्टर मेहता तो बिल्कुल सामने से बोलने वाले थे, तो बिल्कुल वो बोलते रहते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि लगातार चल रहा था। यहाँ से मैं कुछ स्टार्ट करती हूँ ताकि फिर आगे कंटिन्यू हो, आपको समझ में आए चीज़ें। देखिए ये सब चल रहा था, इतना ही। उन्होंने कहा इतना वेतन लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं। संपादक जी को अचंभा हुआ, अच्छा तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। अब देखिए कुश्ती का जोड़ बदल गया। मैंने कहा 3+1 इतने लोग बैठे हैं, है ना। 3 आप कह सकते कि आपके बाहर से जो लोग आए हैं मित्र, एक तो ऑलरेडी ये लोग राय साहब के आए हैं। कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए, संपादक जी मैदान में उतरे। आप इस 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? चलिए मान लीजिए उन्होंने कहा जो कहा, आगे फिर क्या होता? हाँ मानता हूँ, और बड़े जोरों से मानता हूँ। जिस मत के आप समर्थक है ना, वो भी तो कोई नई चीज़ नहीं है। जब से मनुष्य में ममत्व का विकास हुआ तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता के प्रवर्तक थे। यूनानी और रोमन और सीरियाई सभी सभ्यताओं ने उनकी परीक्षा की, पर आप प्राकृतिक होने के कारण कभी वह अस्थायी ना बन सके। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ अगर आप इस विषय पर कोई लेख माला शुरू कर दें। अब देखिए इसमें कौन थे, एक तरीके से देखें तो कौन महोदय ऐसे थे, पत्रकार महोदय, उनसे बोला जा रहा है कि कोई लेख माला शुरू कर दे। अगर देखें, जी मैं इतना अहमक नहीं हूँ, अच्छी रकम दिलवाइए तो अलबत्ता मैं वो काम करूँगा। आपने सिद्धांत ही ऐसा लिया है, खुले खजाने पब्लिक को लूट सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है, मुझ में और आप में अंतर इतना है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को और रूप को, प्रतिभा को
और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को, ये देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि मुझ में और आप में अगर देखा जाए तो मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग जो मानते हो कुछ करते और हो। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को और रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुक के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते, महीप यानी राजा लोग नाक रगड़ते। क्या ये सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूप की मिसाल देंगे, वहाँ इसके सिवाय और है क्या? मील के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती और हमेशा करेगी। देखिए तीनों दोस्त जो है ना आपस में, वो दार्शनिक है तो दार्शनिक पक्षों को लेके बोल रहे हैं। राय साहब कहीं ना कहीं जमींदारी की उसमें है तो वो उनके पक्ष में बोलेंगे। सब अपनी अपनी बातों को यहाँ पे कह रहे हैं। इतने करते करते आप देखिए कि ये होता है कि तस्तरी में पान आ गए। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा कि बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। समाजवाद का यही आदर्श हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। राय साहब भी अपना तर्क देते हैं। दूसरी मोटर आप पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर हैं और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। देखिए अब इनके तो ऑलरेडी 3 दोस्त हैं, सब बैठे हैं। दूसरा मोटर आया और ये मिस्टर खन्ना, बहुत चर्चा इनका, आप लास्ट तक मिस्टर खन्ना का रोल देखेंगे, इसमें बहुत खास रहते हैं। अब मिस्टर खन्ना उतरे जो कि क्या है, बैंक के मैनेजर। और ऑलरेडी यहाँ पे कौन कौन है आपने देखा कि एक तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देखिए कि ओंकारेश्वर हैं, उनके साथ आप मिस्टर तनखा को देखिए तो मिस्टर तनखा हैं, और मिस्टर तनखा के साथ आप देख रहे हैं कि जो मिस्टर मेहता हैं, प्रोफेसर जो है मिस्टर मेहता, वो तो ऑलरेडी ये 3 लोग हैं। प्लस अब कौन आ गए, मिस्टर खन्ना भी आ गए। और पहले से कौन है जिनके यहाँ पे ये लोग आए हैं, राय साहब आए हैं, राय साहब के यहाँ ये लोग आए हैं। कुल मिला के आप देखिए कि 5-5 लोग हो गए हैं। दूसरी मोटर आई, मिस्टर खन्ना उतरे जो एक बैंक के मैनेजर है और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। उनके साथ अकेले वो नहीं आए, 2 देवियाँ आई हैं उनके साथ। राय साहब अब क्योंकि आए हैं तो आने पे देखिए जो 2 देवियाँ थी वो उतरी। वो जो खद्दर की साड़ी पहने, बहुत गंभीर और विचारशील सी, बताया गया कि जो आई हैं उनका मुद्रा अगर देखिए दोनों देवियों में, उन देवियों में वह जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील सी है, वो मिस्टर खन्ना की पत्नी कामिनी खन्ना है। पहली ये हुई। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए हैं और जिनकी मुख छवि पर हंसी फूटी पड़ती है, वो मिस मालती है। तो आपको यहाँ 2 नाम देखने को मिलेगा, ये दोनों किरदार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मिस मालती का आप देखिए और एक मिस मालती के साथ ये कामिनी खन्ना का। ये आप देखेंगे कि ये जो मिस्टर मालिक हैं, क्या नाम है इनका, मिस्टर खन्ना जो है, जो मिस्टर खन्ना है इनकी पत्नी है ये कामिनी खन्ना। और ये मिस मालती जो है, ये दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए हैं और जिनकी मुख छवि पर हंसी फूट पड़ती है, ये मिस मालती हैं। ये जो मिस मालती हैं ये इनका, क्योंकि शहरी भूमिका में इनका किरदार मिस्टर मेहता का, मिस्टर मालती का बहुत ज़्यादा रहता है। ये जो होती हैं वो इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ के आई होती हैं और अब प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तालुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग बोलते हैं कि आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। गत कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई है, झिझक या संकोच का कहीं नाम तक नहीं है। मेकअप में प्रवीण वला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार हैं, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझती हैं। देखिए ये इनका खास करके इंट्रोडक्शन किस तरीके से दिया गया है कि ये जो महिला है, एक तो ये इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हैं, ऊपर से अब प्रैक्टिस कर रही हैं। तालुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी है, झिझक या संकोच तो है ही नहीं। मेकअप में प्रवीण है, बला की हाजिर जवाब है, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार हैं, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व मानने वाली है। इतना उनके बारे में ये सारा बताया गया। वहाँ हाव भाव मनोद्गार पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया है। आपने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, किसने? वही मालती। सच कहती हूँ, मतलब वो कहते हैं
कि जो कहती है मिस मालती, सच कहती हूँ आप सूरत से ही फिलोसफर मालूम होते हैं। ये मिस्टर मेहता को आप देखिए ना कि दर्शन शास्त्र के यही प्रोफेसर होते हैं मिस्टर मेहता। अब क्योंकि ये मिस मालती हैं, अब मिस मालती आई हैं तो मिस्टर मालती क्या होता है, वो किनसे हाथ मिलाती है, मिस्टर मेहता से मिलाती हैं। आप देखते हैं कि लगातार इन दोनों लोगों का चलता रहता आगे। फिर तो मिस मालती हैं इनसे मिस्टर मेहता से आके हाथ मिलाती हैं और कहती हैं कि हाथ मिलाते हुए कहती हैं कि सच कहती हूँ आप सूरत से ही फिलोसफर लगते हैं। इस नई रचना में तो आपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलोसफरों में बता रहे हैं कि फिलोसफर जो होते हैं दार्शनिक, उनमें सहृदयता क्यों गायब हो जाती इनको पता नहीं, ये क्वेश्चन मार्क लगाती। इनको लगता है कि जो ये फिलोसफर होते हैं ना, इन फिलोसफरों में क्या चीज़ नहीं रहता, सहृदयता, प्रेम नहीं रहता। ये इनका एक शिकायत भी है और कहने का अंदाज भी एक तरीके से। आप देखिए कि ये कहने का अंदाज, उनका बहाना भी एक तरीके से है। मेहता इस बात को सुनते ही एकदम झेंप गए कि मुझ पर ये आरोप कैसे लगा सकती है। मेहता झेप गए, मिस मालती को जो कहना था वो कह गए, लेकिन मिस मेहता झेप गए। बिना ब्याहे थे और नवयुग के रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते, मगर ज्यों ही कोई महिला आती सामने, उनकी जबान बंद हो जाती थी, जैसे बुद्धि पर ताला पड़ जाता था। देखिए इन लोगों के चरित्र चित्रण आपको पता होने चाहिए ना कि मेहता वगैरह कैसे रिएक्ट करते थे। इस मामले में उनको कहा जा रहा है जैसे उनकी बुद्धि पर ताला लग जाता था और स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की उनको सुधि नहीं रहती थी। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलोसफरों की सूरत में क्या खास बात होती है? उन्होंने पूछा उनसे कि आपने मुझ पे ऐसे आरोप क्यों लगाया? मिस्टर खन्ना ने पूछा कि फिलोसफरों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? उन्होंने कहा कि देवी जी बताइए कि क्या खास बात होती है। तो अब देखिए उन्होंने पूछा तो देवी जी अब बताएंगी कि ऐसा क्या खास होता। मालती ने मेहता की ओर दया भाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता बुरा नहीं मानिए, बतला दूं? तो खन्ना ने बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं तो पूछ ही रहा हूँ कि आप बता दीजिए। तो खन्ना ने मिस मालती के उपासकों में से मतलब थी। खन्ना जो थे वो मिस मालती के उपासकों में से थे, मतलब समझ रहे, पूजा करने वाले। वैसे देखिए हमने तीनों लोग का नाम आपको लिख के बताया था, ये खन्ना है और खन्ना की पत्नी थी कामिनी, है ना। लेकिन कामिनी तो थी खन्ना की, पर ये खन्ना साहब जो थे ये मिस मालती के उपासक थे। उपासक मतलब उनको पूजने वाले थे। ये बहुत हाँ में हाँ मिलाने वाले थे क्योंकि इनका पूरा ध्यान मिस मालती पे रहता था। वो चहकने वाली थी, नए युग की थी, और वो सारी चीज़ें आपको इनकी इनकी खुद की पत्नी कामनी में इनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती थी। तो मालती ने मेहता की ओर दया भाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता बुरा मत मानिए, तो बताऊँ, खन्ना मिस मालती के उपासकों में थे। वो जहाँ मिस मालती जाए वहाँ खन्ना का पहुँचना तो लाजिम था, उनके आसपास भौरी की तरह। अब ये जो महाराज हैं इनको संज्ञा मिली कि भौरों की तरह इन पे मंडराते रहते थे, मंडरा रहे थे। हर समय उनकी यही इच्छा रहती थी कि मालती से अधिक वही बोले, उनकी निगाह ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास, मतलब उनकी तरफ फिरका रहे, कुछ ऐसे उनका ध्यान उनकी तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट रहे, ये कुछ कंडीशन था। चलिए, खन्ना ने आँख मारकर कहा, मतलब अब तीन लोग हैं यहाँ पे, मिस्टर मेहता भी है, मिस मालती भी है, और साथ ही साथ खन्ना हो गए, मालती हो गए, मेहता हो गए, ये तीनों लोग हैं। तो खन्ना ने आँख मारकर उनसे कहा कि फिलोसफर किसी की बात का बुरा तो नहीं मानता, यानी एक तरीके से चिढ़ाने की अंदाज में कि खन्ना ने कहा, वो भी आंख मार गया, ऐसे वैसे नहीं कहा, आंख मार कर कहा फिलोसफर यानी जो दार्शनिक होते हैं वो किसी की बात का बुरा नहीं मानते, तो उनकी यही सिफत है। तो सुनिए, फिलोसफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। तो उन्होंने कहा, तो सुनिए जरा, फिलोसफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे होते, आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं, आप उनसे बात किए जाएं कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हों। सब लोगों ने कहा मारा, सब लोगों ने हंसा। अब बेचारे मिस्टर मेहता को तो गुस्सा आ रही थी, ये लोग बैठ के कहा 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 क्या हंस रहे हैं बैठ के, पर उनको तो गुस्सा आ रही है। मिस्टर मेहता जैसे ज़मीन में गड़ गए, उनको बहुत बेइज्जती सी लगी कि ये सब के सब क्या कर रहे हैं, बैठ के मेरी एक तरीके से हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड में, अब वो बता रहे हैं, अब देखिए उन्होंने पढ़ाई बहुत की है, कुछ लाइफ में किया हो या ना हो, पर इन सब में सबसे विद्वान वही हैं। ऑक्सफोर्ड में मेरी फ़िलॉसफी के प्रोफेसर मिस्टर हस्बैंड थे या हस्बैंड थे। बता रहे हैं हम कि खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, और वो कुंवारे थे, मिस्टर मेहता भी तो कुंवारे हैं। हाँ, यह रोग सभी फिलासफरों का होता है क्या? अब देखिए वहाँ पे बैठे बैठे ये सुनाया जा रहा है कि ये रोग सभी फिलासफर का होता है क्या, जो दार्शनिक होते हैं। अब मेहता को अवसर मिला, बोले, आप भी तो इसी मरज में गिरफ्तार हैं।
किनको मिस मालती को। मैंने प्रतिज्ञा की कि किसी फिलोसफर से शादी करूंगी और यह वर्ग शादी के नाम से घबराता है। अब देखिए एक अच्छा मौका उनको भी मिल गया तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने तो प्रतिज्ञा की कि मैं शादी किनसे करूंगी, शादी तो मैं करूंगी किनसे, किसी फिलोसफर से, दार्शनिक से। और मुझे ये भी पता है कि ये वाला जो वर्ग है ये शादी के नाम पे तो बिल्कुल साइड हो जाता है, और मैंने प्रतिज्ञा इन्हीं से की है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते थे। उनके शिष्यों में कई लड़कियां थी, अगर उनमें से कोई कभी किसी बात को या कुछ भी पूछने के लिए उनके ऑफिस में गया तो आप मतलब कि वही जो थे फिलोसफर, वो ऐसे घबरा जाते थे जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खूब छेड़ा करते थे, मगर थे बेचारे सरल हृदय के। कई हजार की आमदनी थी पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सूट पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। मिस्टर हस्बैंड को तो खाने की फिक्र ही नहीं रहती थी। मिलने वालों के डर से अपने कमरे के द्वार बंद करके लिखा पढ़ी करते थे। भोजन का समय आ जाता था तो उनकी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार से उनके पास जाकर किताब बंद कर देती, तब उन्हें मालूम होता कि खाने का समय हो गया है। रात को भी भोजन का समय बंधा हुआ तो उनकी बहन कमरे की बत्ती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन ने किताब बंद करना चाहा तो अपने पुस्तक को दोनों हाथों से दबा लिया और बहन भाई में जोर आजमाई होने लगी। आखिर बहन उनकी पहिएदार कुर्सी को खींचकर भोजन के कमरे में ले आई। राय साहब बोले, अब इतना जब हो रहा था तो राय साहब से रहा नहीं गया कि क्या क्या बतियाए जा रहे हैं सब। राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़े खुश मिजाज और मिलनसार हैं। क्योंकि वो उनकी तुलना करके बता रही, जब मैं इंग्लैंड में पढ़ती, ऑक्सफोर्ड में पढ़ती थी, तो ऐसे मुझे जो फिलोसफर मिले थे वो बिल्कुल इस टाइप में हैं। तो राय साहब से भी रहा नहीं गया, उन्होंने बोला कि पर ये जो मेहता की बात आप कर रहे हो, ये मेहता की, ये तो बड़े खुश मिजाज और मिलनसार हैं। नहीं, इसमें हंगामे में क्यों आते, मतलब बताए कि नहीं तो इस हंगामे में क्यों आते अगर खुश मिजाज और मिलनसार नहीं होते। तो आप फिलोसफर ना होंगे ना। जब अपनी चिंताओं से हमारे सिर में दर्द होने लगता है तो विश्व की चिंता सिर पर लादकर कोई कैसे प्रसन्न रख सकता है। उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कथा करें। संपादक महोदय जो ओंकारेश्वर जी है, उनको कौन मिल गया है, श्रीमती खन्ना की पत्नी कामिनी। एकदम साधारण, और उनकी बात वही सुन सकती हैं। तो कामिनी से वो अपनी आर्थिक कठिनाई की बात बता रहे कि मेरे जो न्यूज़पेपर चल रहे हैं उस पर कितनी समस्याएं हैं। बस यूँ समझिए कि श्रीमती जी की संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है। वो अपना गाना गाए जा रहे हैं कि मतलब समझ लीजिए कि संपादक जी जीवन क्या है, एक दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ रख लेते। बेचारा ना अपना उपकार कर सकता और ना औरों का। पब्लिक उससे उम्मीद तो रखती है कि हर एक आंदोलन में वो सबसे बढ़ चढ़ कर जेल जाए, परंतु जब उस पर समस्या आती है तो समस्या के समय कोई उसके साथ नहीं होता। ये इनका एक फिलोसफर का अपना दर्द है, फिलोसफर का नहीं, एक तरीके से जो संपादक है बोल रहे हैं कि पब्लिक तो हमसे उम्मीद बहुत करती है, हर एक आंदोलन में हम आगे जाएं, लेकिन असवाब की कुर्की कराएं, उसका धर्म समझा जाता है, लेकिन उसकी कठिनाई को और किसी का ध्यान नहीं जाता। वो तो हो सब कुछ, उसे हर एक विद्या, हर एक कला में पारंगत होना चाहिए, लेकिन उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। आप तो आजकल कुछ लिखते ही नहीं हैं। मतलब उनसे बोल रहे हैं जो मिस कामनी है, मिस कामनी जो मिस्टर खन्ना है उनकी पत्नी है कामिनी, तो उनसे कह रहे हैं कि आजकल तो आप कुछ लिख नहीं रही हैं जैसे कि वो लिखती हूँ। तो आपकी सेवा करने का जो थोड़ा सा सौभाग्य मुझे मिल सकता है उससे मुझे क्यों वंचित रखती हैं। मिसेज खन्ना को कविता लिखने का शौक़ था। जब वो शौक़ था उस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे मिल आया करते थे, लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण इधर बहुत दिनों से उन्होंने कुछ लिखा नहीं था। और ये उनसे पूछ रहे हैं कि आप इतने दिन से लिख क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण इधर बहुत दिनों से उन्होंने कुछ लिखा नहीं था। सच बात तो ये है कि संपादक जी ने उन्हें प्रोत्साहित करके कभी बनाया था। सच्ची प्रतिभा उनमें बहुत कम थी। उन्होंने कहा, क्या लिखूं, कुछ सूझता ही नहीं। आपने कभी मिस मालती से कुछ लिखने को नहीं कहा। संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले, उनका समय तो भैया बहुत मूल्यवान है। संपादक जी यानी ओंकारेश्वर जी जो बैठ के ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, उनका तो बहुत मूल्यवान समय है। कामिनी देवी से, लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वो क्या लगेंगे। ये किन के बारे में बोल रहे हैं, ये मालती के बारे में। यानी कह रहे हैं कि लेखक भी कोई ऐसे नहीं बनता। मिस मालती लेखक नहीं बन सकती, कामनी लेखक क्यों बन सकती हैं। कामनी को इन्होंने ऐसा क्यों समझा, क्योंकि कामनी को देख के इनको लगता है कि इनके अंदर कुछ दर्द है, कुछ अनुराग है, लगन है, विचार है, जो कि मालती में नहीं है। मालती को एक तरीके से ये लोग तो तितली की संज्ञा दे दिए, मालती को एक तरीके से कि ये मालती जो है वो तितली के समान है। तो उनको लगता है कि नहीं, मालती के अंदर ये चीज़ है,
कामिनी के अंदर जो चीज़ है वो प्रेम है, अनुराग है, लगन है, विचार है। कामिनी लिख सकती हैं पर मालती नहीं। उनका जीवन तो धन और भोग विलास, उसको उन्होंने जीवन का अपना आधार बनाया है और इस तरीके से वो इस चीज़ को या दर्द बयां नहीं कर सकती इस मामले में। कामिनी ने ईर्ष्या मिश्रित विनोद से कहा, मतलब ईर्ष्या भी थी थोड़ी, ईर्ष्या मिश्रित विनोद के साथ मिला जुला स्वरूप से कहा, अगर आप उनसे कुछ लिखा सके तो आपका प्रचार दोगुना हो जाएगा। लखनऊ में तो ऐसा कोई रसिक नहीं होगा जो आपका ग्राहक ना बन जाए अगर आपने उनसे लिखवा लिया। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता, अब ये बोल रहे हैं महोदय कि अगर मेरे जीवन का धन आदर्श होता तो आज मैं इस दिशा में ना होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती, आज चाहूँ तो लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन यह तो धन को कभी कुछ समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। कभी कभी ऐसे ही सीधे स्टेटमेंट आ जाते हैं, ये पूरे स्टेटमेंट आपको उठा के आ जाएंगे और ये बोलेगा कि गोदान में, ऐसे अगर आपको आ गया कि मान लीजिए इसकी व्याख्या करिए, तो गोदान पढ़ते समय ये कहाँ पे आपको पंक्ति मिली है, आपको ये पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार करनी होती है। तो बोला क्या कि अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दिशा में या दशा में नहीं होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है, आज चाहूँ तो लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो धन को कभी कुछ समझा ही नहीं। साहित्य का जीवन का क्या उद्देश्य है, इनके एक ही उद्देश्य है, धन को यानी साहित्य को अपने जीवन का ध्येय और ध्येय बनाना। कभी कुछ इन्होंने अपने जीवन में धन को आदर्श नहीं माना। अगर धन को आदर्श माना होता तो ये बता रहे हैं कि इस तरीके से नहीं होते। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। आपका नाम ग्राहकों में नहीं है, संरक्षकों में लिखूंगा। संरक्षकों में रानी महारानियों को रखिए, जिनकी थोड़ी सी खुशामद करके आप अपने पत्र को लाभ का चीज बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप हैं। देखिए ये उनसे बोल रहे हैं, मतलब इनकी कामिनी से बात चल रही है। उनको बहुत गंभीर मुद्रा में मिस्टर खन्ना की पत्नी, वो मिस मालती की तरीके से नहीं है बिल्कुल, जैसा उनका एक बताया गया कि व्यक्ति तो तितली के समान है, मतलब बिल्कुल हलचल टाइप ना, नहीं बिल्कुल वो उतनी सीरियस टाइप में नहीं। बट ये इनसे जब बात कर रहे हैं तो अपने दर्द को ये बयां कर पा रहे हैं। तो वो कह रही हैं, जो मिस मालती हैं, कामिनी हैं, वो कह रही हैं कि वो जो ओंकारेश्वर है वो कह रहे हैं कि मेरी रानी महारानी तो आप हैं। मैं आपका नाम संरक्षण में ऐसा करके रखूं। मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। जिसमें दया और विवेक है वही मेरी रानी है। अब देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि मेरे लिए रानी वो नहीं है जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं है, दया और विवेक है वही मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घृणा है। जो खुशामद की बात करते हैं ना, उनसे मैं घृणा करता हूँ। तो ये पंक्ति किसने कही, ये पंक्ति किसने कही, ओंकारेश्वर ने कही। उन्होंने कहा कि खुशामद और इनसे तो मुझे घृणा है। कामनी ने चुटकी ली, लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। संपादक जी ने गंभीर होकर श्रद्धापूर्ण स्वर में कहा, ये खुशामद नहीं है देवी जी, हृदय के सच्चे उद्गार है मेरे। मतलब ये गलत फहमी में मत रहिए कि जो मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ ये आपकी खुशामद कर रहा हूँ, मैं खुशामद नहीं कर रहा हूँ। राय साहब ने उनको पुकारा, मतलब पीछे से बुलाया, राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइए, मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अब इधर सब लोग बैठे हैं, वो अलग ही कामनी जी से बतियाए जा रहे हैं। तो राय साहब ने कहा कि इधर आइए संपादक महोदय, ये मिस मालती जो हैं ये आपको या आपसे कुछ कहना चाहती हैं। संपादक जी की वह सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और विनय की मूर्ति बने हुए आकर खड़े हो गए। अब मिस मालती से बात करनी थी ना। मालती ने उन्हें सजल नृत्यों से देखा, मतलब नेत्रों से। मैं अभी कह रही थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग जिसे चाहे एक क्षण में, अब वो बता रही हैं कि मुझे क्यों संपादकों से ज़्यादा डर लगता है। कह रही हैं कि आप लोग जिसे चाहे एक क्षण में बिगाड़ दे। मुझे से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा, अगर मैं इस ब्लडी ओंकारनाथ को जेल में बंद कर सकूं तो अपने को भाग्यवान समझो। ओंकारनाथ की बड़ी बड़ी मूछें खड़ी हो गई, आंखों में गर्व की ज्योति चमक उठी। यूं वो बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता था। दृढ़ता भरे स्वर में जब इन तरीके से ललकारा तो दृढ़ता भरे स्वर में बोला, वो बोले मतलब कि जब उनको बुलाया गया, इस कृपा के लिए आपका कृतज्ञ हूँ। उस वज्र में अपना जिक्र तो आता है, चाहे किसी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिएगा, ओंकारनाथ उन आदमियों में नहीं है जो इन धमकियों से डर जाए। उनकी कलम उसी वक्त विश्राम लेगी जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसने अनीति और स्वेच्छाचार को जड़ से खोदकर फेंक देने का जिम्मा लिया है। मतलब उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा पत्रकार हूँ जो अनीति और स्वेच्छाचार को जड़ से खोदकर फेंक देने का जिम्मा लिया हूँ। मिस मालती ने और उकसाया
कि थोड़ा और बोलें। मगर मेरी समझ में आपकी ये नीति नहीं आती कि जब आप मामूली शिष्टाचार से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तो उनसे फिर कन्नी काट के क्यों चलते हैं। मिस मालती कहती हैं कि अगर मुझे ये लगता है कि आप अगर ये जो शिष्टाचार है अगर इसको थोड़ा सा साइड करो तो आप अच्छे अच्छे लोगों से सहयोग प्राप्त कर सकते हो, तो फिर आपकी ये स्थिति नहीं होती। आप उनसे कन्नी क्यों काटे रहते हो। अगर आप अपनी आलोचनाओं में आग और विष जरा कम कर दो तो मैं वादा करती हूँ कि आपको गवर्नमेंट से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जनता को तो आपने देख लिया, उससे अपील की, उसकी खुशामद भी की, अपनी कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। अब जरा अधिकारियों को भी आजमा देखिए। तीसरे महीने आप मोटर पर ना निकलेंगे और सरकारी दावतों में निमंत्रण ना मिलने लगे, मुझे जितना कहना हो कोसिएगा। तब यही रईस और नेशनलिस्ट जो आपकी परवाह नहीं करते ना, आपके द्वार के चक्कर लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मालती मेहता, मिस्टर खन्ना, मिस कामिनी, ओंकारनाथ, मिस्टर तनखा, ये सारे लोग बैठे हैं और इनके यहाँ पे प्रोग्राम है और सब लोग जुटे हैं। सब अपने अपने उससे जो पत्रकार हैं उनकी अपनी बात है, जो दर्शन शास्त्र के दार्शनिक उनकी अपनी बात है, जो घरेलू स्त्री हैं मिस कामिनी उनकी अलग बात है, मिस मेहता की अलग ही बात है। तो सब सब अपनी चर्चा कर रहे हैं। आगे की जो होगी, मतलब आगे नेक्स्ट वीडियो अभी आएगा, इस वीडियो को आप कंटिन्यू सुनते रहें, होपफुली हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू।